विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। लिखा है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. यानी लाइट जो है जब मूव करती है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में यदि लाइट मूव करती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। लेकिन अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करे तो इस केस में लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? क्या ये तब भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी या फिर अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी? तो इनके आंसर्स हम आगे के पैराग्राफ्स में देखेंगे। You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? लिखा है कि किसी भी टैंक या फिर पॉन्ड जिसमें कि वाटर भरा हुआ हो तो उसको जो आप देखोगे तो इसका जो बॉटम है वो उठा हुआ आपको दिखाई पड़ता है, रेस्ड आपको दिखाई पड़ता है। उसी तरह से कोई थिक ग्लास स्लैब आपने लिया और उसको एक प्रिंटेड मैटर के ऊपर में आपने उसे रखा तो वो जो लेटर वहाँ पर लिखा है, प्रिंटेड लेटर जो लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ग्लास स्लैब के थ्रू जब आप उसे देखेंगे तो वो जो लेटर है वो आपको थोड़े उठे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. तो यहाँ लिखा है कि क्या आपने कभी पेंसिल को पानी या ग्लास टम्बलर में डुबा करके देखा है? डूबा हुआ पेंसिल को आपने देखा है? जो वो पेंसिल होती है वो जब इंटरफेस होता है यानी कि जहाँ पर एयर और वाटर मिलते हैं उस जगह पर वो पेंसिल जो है उस इंटरफेस पे वो डिस्प्लेस दिखाई पड़ती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज when viewed from the sides. How can you account for such experiences? यहाँ एक और एग्जाम्पल आपके पास में दिया है कि आपने देखा होगा कि जब लेमन यानी कि नींबू को जब आप पानी में डालते हैं या किसी ग्लास टम्बलर में पानी भरा हुआ है और उसमें नींबू को डालेंगे तो वो जो नींबू है एक्चुअल साइज से वो अपना बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा जो है इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, फील करते होंगे। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द apparent displacement of a pencil partly immersed in water. तो यहाँ पर एक केस को लिया गया है जिसमें कि पेंसिल जो है वो पार्टली वाटर में पार्टली इमर्स किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है? द लाइट रीचिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल inside water seems to come from a different direction compared to the पार्ट above वाटर। तो इस केस में क्या होता है, जब आप पेंसिल को पानी में डुबा करके रखते हैं तो इस केस में जो लाइट है वो जो पेंसिल है, पेंसिल में जो मतलब पानी में जो पेंसिल डूबा हुआ है तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है उस पर पेंसिल पर जो लाइट पड़ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में से पड़ रही है। पानी के अंदर आ रही है लाइट तो डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है, डिफरेंट डायरेक्शन से आपको आती हुई दिखाई देगी। और अपर डायरेक्शन में जब पानी के ऊपर है पेंसिल का जो पार्ट वो डिफरेंट डायरेक्शन से दिखाई देगी। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। इसी वजह से ये जो पेंसिल है अपर फेस से ये डिस्प्लेस्ड दिखाई पड़ती है। For similar reasons, the letters appears to be raised when seen through the glass slab placed over it. तो यही एक रीज़न है कि जिस वजह से ग्लास स्लैब को आप किसी लेटर पर रखते हो तो वहाँ पर वो जो लेटर है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। Does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अभी पानी में आपने डुबा करके पेंसिल को देखा तो आपको एक डिफरेंट केस दिखाई पड़ा। तो क्या अगर उस पानी की जगह पर अगर हम केरोसिन ऑयल या फिर टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ करें तो क्या यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आपको मिलेगा? Will the latter appear to raise in to the same height if we replace the glass slab with a transparent slab?
यहाँ पर दूसरा केस लिखा है कि जो लेटर आपको अभी ग्लास स्लैब से आप देख रहे थे तो वो लेटर आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हम अगर ग्लास स्लैब को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब से हम रिप्लेस कर दें तो क्या इस केस में भी आपको लेटर वो उठा हुआ दिखाई पड़ेगा? You will find that the extent of effect is different from different pair of media. तो आप देखेंगे कि different pair of media में जो रिजल्ट होते हैं वो भी आपको अलग दिखाई पड़ेंगे. These observations indicates that light does not travel in the same direction in all media. तो ये ऑब्जर्वेशन से आपने क्या देखा कि लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, जो लाइट जब ट्रैवल करता है तो ये जो है अलग अलग मीडिया में डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैवल नहीं करता है. लिखा है दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया. यानी सभी मीडिया में लाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करता है. इट अपीयर्स दैट when traveling obliquely from one transparent to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. तो यहाँ पर लिखा है कि जब लाइट जो है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो लाइट ऑब्लिकली उससे जब पास करती है तो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो यहाँ पर मीडियम चेंज होता है तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को क्या कहा गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा गया है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फर्दर बाय डूइंग अ फ्यू एक्टिविटीज़. अब आपके पास इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं. एक्टिविटी 9.7 कहता है प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर. यानी कि एक बकेट है, बाल्टी है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, उसमें एक कॉइन आपको डालना है. विथ योर आइज to a side above water, try to pick up the coin in one go. Did you succeed in picking up the coin? अब आपको क्या करना है कि आप अपनी आइज़ को मतलब कॉइन को जो है उसको एक बार में आपको पिक करना है. विथ योर आइज टू साइड अबव वाटर. साइड से आपको वाटर को देखते हुए और वो जो आपने कॉइन डाला था उसको एक बार में पिक करके निकालना है. रिपीट द एक्टिविटी. वाई डज यू सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो. तो इस एक्टिविटी को रिपीट करते जाना है. लेकिन तो आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आप देखोगे कि आप एक बार में वो जो सिक्का है उसको आप निकाल नहीं पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस. कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ देयर्स. तो अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहें और उसके बाद आप उनके एक्सपीरियंस को भी उनके एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर करें क्या होगा. एक्टिविटी 9.8 में क्या करने के लिए कहता है प्लेस अ लार्ज शैलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट. तो यहाँ पर एक बॉल को टेबल पर रखना है और इसमें एक कॉइन डालना है. मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल. स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइड. तो उसके बाद बॉल को आपको स्लोली मूव करना है और उसके बाद जब आपका जो कॉइन है वो डिसअपियर हो जाए, आपके साइड से डिसअपियर हो जाए, वहाँ पर आपको उसको रोक देना है. आस्क अ फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन. अब आप बिना कॉइन को डिस्टर्ब किए हुए उस बॉल में पानी डालने के लिए आपके किसी फ्रेंड को कहना है. कीप लुकिंग द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन. और आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ से उस कॉइन को आपको देखना है. डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन. क्या आपको उस पोजीशन से वो कॉइन दिखाई दे रहा है? हाउ कुड दिस हैपन? द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बॉल. तो यहाँ पर जब पानी को आप बॉल में डालते हो तो वहाँ उस केस में भी क्या होता है कि आपको जो कॉइन है वो विजिबल आपको जो आपका कॉइन है वो दिखाई देता है. द कॉइन अपीयर स्लाइडली रेज्ड अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन ये जो कॉइन आपको दिखाई देता है इस केस में क्या होता है, जो एक्चुअल पोजीशन था उस कॉइन का उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है. आपके पास एक्टिविटी 9.9 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल. तो आपको एक थिक स्ट्रेट लाइन इंक का आपको एक वाइट शीट के ऊपर में आपको ड्रॉ करना है. Place a glass slab over the line in such a way that one of its edge make an angle with the line. तो यहाँ पर ग्लास स्लैब को उस लाइन के ऊपर में प्लेस करना है और उसके एज से इस तरह से बनाना है, उसको मैच करना है कि एक एंगल का फॉर्मेशन हो. Look at the portion of the line under the slab from the sides. तो यहाँ पर what do you observe? तो
ये जो पोर्शन है लाइन का उसको आपको स्लैब के एक साइड से देखना है, तो आप क्या देखोगे? डज द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बी बेंड एट द एजेस? क्या एजेस से आपको वो जो लाइन है वो बेंड होते हुए दिखाई पड़ते हैं? नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज़ नॉर्मल टू द लाइन। नाउ अब ग्लास स्लैब को इस तरह से प्लेस करना है कि वो लाइन के नॉर्मल में दिखाई पड़े। What do you observe now? अब आप क्या देखते हो? Does the part of the line under the glass slab appear bent? अब जो लाइन का पार्ट है वो बेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, यानी मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। अब लाइन को ग्लास स्लैब के ऊपर से आपको देखना है। डज द पार्ट ऑफ लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर टू बी रेस्ट? वाई डज दिस हैपन? तो क्या ये जो लाइन का पार्ट था जो कि स्लैब के बीनीथ में था वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। आगे है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन के फिनोमेना कैसे ग्लास स्लैब से होती है उसको देखने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है। एक्टिविटी 9.10 कहता है फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। तो ड्राइंग पिन का यूज़ करते हुए एक वाइट पेपर को आपको ड्राइंग बोर्ड पर आपको फिक्स करना है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। रेक्टेंगुलर स्लैब को शीट के मिडल में आपको प्लेस करना है। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विथ अ पेंसिल। अब स्लैब के आउटलाइन को पेंसिल से ड्रॉ करें। लेट अस नेम द आउटलाइन ABCD। ये जो आउटलाइन है अपने ड्रॉ की उसको नाम देना है ABCD। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स। अब 4 आइडेंटिकल पिन को लें। फिक्स 2 पिन्स से EF वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिन्स इज इंक्लाइन टू द एज AB। अब 2 पिन E और F को वर्टिकली प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो पिन्स है ये जो एज AB है उसके वहाँ पर इंक्लाइंड आपको दिखलाई पड़े। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स E एंड F थ्रू द ऑपोजिट एज। अब ऑपोजिट एज से आपको ये जो इमेज है E और EF और F पिन का इमेज को आपको देखना है। फिक्स 2 अदर पिन्स से G एंड H। अब 2 और पिन आपको फिक्स करना है G और H सच दैट दीज पिन्स एंड द इमेज ऑफ E एंड F लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इसको इस तरह से प्लेस करना है कि ये जो है पिन E और F ये स्ट्रेट लाइन में दिखलाई पड़े। रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब जो स्लैब आपके पास में थी और जो पिन आपने लगाया उनको आपको रिमूव करना है। जॉइन द पोजिशंस ऑफ टिप ऑफ द पिन्स E एंड F एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। अब ये जो पोजीशन है E और F इसको जो है आपको मतलब मैच करना है और जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है। लेट EF मीट AB एट O पोजीशन। तो O पोजीशन से इसको पूरा लाइन को आपको ड्रॉ करना है। सेंटर पोजीशन O है और सबको एक साथ में आपको ड्रॉ करना है। सिमिलरली जॉइन द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स G एंड H एंड प्रोड्यूस इट अप टू द एज CD। नाउ G और H को भी मैच मतलब G और H को भी टिप से उसको मैच करना है, ज्वाइन करना है और उसको CD के एज तक आपको प्रोड्यूस करना है। लेट HG मीट CD एट O डैश। और HG को CD से मीट करवाना है O डैश तक उसको लेकर के जाना है। ज्वाइन O एंड O डैश। लास्टली आपको O और O डैश को ज्वाइन करना है। ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P। EF को P तक प्रोड्यूस करना है एज शोन बाय अ डॉटेड लाइन इन फिगर 9.10। तो ये आपका फिगर है 9.10। यहाँ पर ग्लास स्लैब का ये पोजीशन है, EF पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है EF आपका इसी तरह से है, GH ये पोजीशन है। इन सबको आपको इस तरह से मैच करना है। ये आपका पिन होगा E, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये E पिन होगा, ये F पिन होगा, ये इसी तरह से G पिन का पॉइंट है, ये H पिन का पॉइंट है। इन सबको रिमूव करने के बाद इस सारे पिन के पॉइंट्स को आपको साथ में ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। आगे लिखा है इन दिस एक्टिविटी विल यू नोट द लाइट रेज हैज़ चेंज्ड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट्स O एंड O डैश। तो इस केस में जब O पोजीशन पर लाइट था और O से O डैश में गया तो यहाँ पर लाइट का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। इसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, ये जो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था स्ट्रेट पाथ में, लेकिन स्ट्रेट पाथ में ना जाकर के लाइट जो है ये बेंड हो गया है, तो लाइट का पोजीशन चेंज हो गया है। Note that both the points O and O dash lie on surface separating two transparent media। तो यहाँ पर O और O dash जो है
ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को सेपरेट करने का काम कर रहा है। यानी ये जो पोर्शन है ये एयर और ये जो पोर्शन है ये ग्लास, तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट पर है ये इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, एयर और ग्लास को। उसी तरह से यहाँ पर भी ये ओ डैश जो है ये ग्लास और एयर को, ये इनर पोर्शन ग्लास है और ये आउटर पोर्शन क्या है, एयर है। तो यहाँ पर ये दो मीडिया को ये सेपरेट करने का काम कर रहा है। Note that both the points O and O dash lie on surface separating two transparent media. Draw a perpendicular N dash to AB at O and another perpendicular M dash to CD at O dash। अब यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। O पर आपको N डैश परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है और O डैश पर M डैश आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। The light ray at point O has entered from a rarer medium to denser medium। तो यहाँ पर एयर जो है एक रेयर मीडियम है और ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है। तो O पॉइंट पर जो लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ में मूव कर रही है। डेंसर मीडियम दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द लाइट रे हैज़ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में लाइट रे जो है ये नॉर्मल की तरफ में बेंड कर जा रहा है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया ये नॉर्मल है, तो लाइट रे जो है ये इसकी तरफ में एन डैश की तरफ में मूव करती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। एट ओ डैश द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर दैट इज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ओ डैश पर जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है। तो यानी कि ग्लास जो हमारा डेंसर मीडियम है और एयर हमारा जो है ये रेयर मीडियम में है। तो यहाँ पर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे पास कर रही है। द लाइट हियर हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर लाइट कैसे मूव कर रही है, नॉर्मल ये पोजीशन है, इसको इधर आना चाहिए था, नहीं आया, तो नॉर्मल से ये दूर जा रही है, लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है। इस केस में लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है, यहाँ पर क्या आ रहा था, नॉर्मल के पास आ रही थी। Compare the angle of incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces AB and CD। तो यहाँ पर आपको दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है। In figure 9.10, a ray EO is obliquely incident on surface AB called incident ray। तो इस फिगर में एक रे, ये जो रे है EO रे आपका ये इंसिडेंट सरफेस, ये जो इंसिडेंट सरफेस है AB इंसिडेंट सरफेस है। तो यहाँ पर ये जो रे है आपका EO, ये आपका कौन सा लाइन है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। O डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे एट OH एज O डैश H इज द इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर O डैश, ये जो लाइन आपको दिख रहा है O डैश, ये कौन सा है, ये इंसिडेंट, E और O ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका O डैश ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, O डैश आपका ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये हो गया O डैश H, ये कौन सा रे हो गया, इसे कहते हैं इमर्जेंट रे कहते हैं। You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray। तो आपने देखा कि इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, दोनों एक दूसरे के आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। Why does it happen so? तो ऐसा क्यों होता है? The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB एंड CD ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों जो है इक्वल और ऑपोजिट हैं। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इसीलिए ये जो रे जो है ये इंसिडेंट रे के पैरेलल आपको दिखाई दे रही है। However, the light ray is shifted sideways slightly। तो लाइट रे जो है यहाँ पर स्लाइटली जो है साइडवेज से आपको शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही है। What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? Try and find out। तो क्या होगा अगर जो दो मीडिया है वहाँ पर लाइट ऑब्लिकली ना जा करके जो है लाइट जो है वो नॉर्मली उस पर पड़े, मीडिया पर पड़े, तो क्या होगा। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एट इट्स इंटर एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉस। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इससे पता चला कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ये कुछ लॉस को फॉलो करती है। तो क्या लॉस हैं? द फॉलोइंग आर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो पहला लॉ क्या कहता है, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। यानी जो इंसिडेंस रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था दो इंटरफेस पे, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये सभी एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो है ये सभी के सभी एक सेम प्लेन पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का आप साइन के फॉर्म में जब लेते हो तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो जो भी लाइट का कलर दिया है या फिर जो भी पेयर ऑफ मीडिया दिया है वहाँ पर ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होगा। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लॉ है इसको स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से डिनोट किया गया है। तो इस तरह इसमें इसके साइन को हम लोग लेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। This constant value is called refractive index of the second medium with respect to the first। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको क्या कहा जाता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। Refractive index. You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium। तो हमने पढ़ा है कि जब लाइट ऑब्लिकली जब ट्रैवल करता है तो रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करता है तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस in a given pair of media may be expressed in terms of the refractive index। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज किया है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द कांस्टेंट अपीयरिंग द राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड to an important physical quantity। The relative speed of the propagation of light is different in different media। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए, कैसे लाइट प्रोपागेट करता है अलग अलग मीडिया में, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपागेट्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। तो यहाँ पर यह हमें पता चलता है कि लाइट जो है डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। Light travels fastest in vacuum with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। इसकी स्पीड लाइट की वैक्यूम में कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट मूव करता है वैक्यूम में। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जितना लाइट की स्पीड होती है उसके मार्जिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उसको अगर एयर में उसको आप कैलकुलेट करने जाओ तो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास एंड वाटर। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका ग्लास और वाटर में भी अलग अलग आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। आगे हम डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के कितने होते हैं इसे हम देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडिया में, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटू मीडियम 2 एज शोन इन फिगर 9.11। तो यहाँ पर एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसे यहाँ पर शो किया गया है। ये है आपका लाइट रे AO है, ये एक मीडियम है एयर है, दूसरा मीडियम है ग्लास। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है। लेट V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड V1 है और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड को V2 कंसीडर किया गया है।
The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in the medium 2. तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम 2 में फाइंड करना है, तो यहाँ पर मीडियम 2 और 1 को आपको रेशियो के फॉर्म में दिखाया गया है. दिस इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n/1. तो यहाँ पर ये रेशियो के फॉर्म में दिखाया गया है n/1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, 2 का मतलब हो गया सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v1 हमने कंसिडर किया था, और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड हमने v2 कंसिडर की थी. तो ये हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसे फाइंड किया है. By the same argument, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is represented by n12. अब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको लिखा है मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकालना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लिखते हैं n12. तो n12 इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. जस्ट ऑपोजिट, जैसे यहाँ पर 2 का निकालना था तो 1 वाले को ऑपोजिट में, 1 वाले को ऊपर में लिखा है और 2 वाले को नीचे में. यहाँ पर 1 का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 को ऊपर लिखा है हमने और 1 को नीचे लिखा है. तो सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था हमारा, v2 हमने कंसिडर किया है. स्पीड हमारा सेकेंड मीडियम में, और फर्स्ट मीडियम में हमने कितना कंसिडर किया था, v1 कंसिडर किया था. तो ये हो गया n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन n1, v2 अपॉन v1. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. तो medium 1 अगर vacuum या फिर air है तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का हम लोग वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो इसे हम लोग मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय n2. इसे हम सिंपली n2 से भी लिख सकते हैं. इफ़ c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm इज़ गिवन बाय. तो अगर c जो है लाइट का स्पीड है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में लाइट का स्पीड को हमने c माना है, और v जो है इसको मीडियम में लाइट की स्पीड को हमने v माना है. तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, nm, यानी कि मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो एयर में स्पीड की लाइट c है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में लाइट की स्पीड आपकी c है और मीडियम में कितनी है, v है. तो ये हो गया nm इज इक्वल टू c बाई v. The absolute refractive index of a medium is simply called the refractive index. तो absolute refractive index किसी मीडियम में आप जब फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग simply refractive index के नाम से भी जानते हैं. The refractive index of several media is given in table 9.3. तो ये टेबल है हमारा, इसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, इसको हम आगे देखते हैं. From the table you can know that the refractive index of water is 1.33. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33. This means that the ratio of the speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपका एयर में और वाटर में ये कितना होता है, 1.33 होता है. सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज़ 1.52. तो क्राउन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.52 है. सच डेटा आर हेल्पफुल इन मेनी प्लेसेस, हाउएवर यू नीड नॉट मेमोराइज द डेटा. तो यहाँ पर डेटास दिए गए हैं, इसको याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडिया का है, जैसे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.0003 होता है. उसी तरह से आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, फिर है कैनेडा ब्लास्म 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास 1.65, रूबी 1.71, sapphire 1.77 and diamond 2.42. Note from table that an optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene having higher refractive index is optically denser than water. तो केरोसिन के बारे में बात किया गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, लेकिन जो केरोसिन है वो डेंस है वाटर के कंपैरिजन में. ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज़ लेस दैन वाटर, जबकि इसका मास डेंसिटी है वाटर से कम होता है.
आगे आपके पास में मोर टू नो सेक्शन में क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो एबिलिटी होती है मीडियम का लाइट को रिफ्रैक्ट करने का, इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज़ ए डेफिनेट कॉनिटेशन, तो इट इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, मास डेंसिटी के जैसा ही नहीं होता है। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में रेयरर और डेंसर मीडियम टर्म का यूज़ किया है। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम रिस्पेक्टिवली। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का हमने यूज़ किया है। इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। व्हेन we can say that a medium is optically denser than the other। तो एक मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर होता है। in comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser medium than the other। तो दो मीडिया को जब आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन विद सेकेंड मीडियम। द अदर मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। तो दूसरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लो होता है, इसको हम लोग ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। और ऊपर वाले को हमने क्या कहा था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर इन रेयर मीडियम दैन अ डेंसर मीडियम। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम। Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal। इसी वजह से जो लाइट रे होता है जब एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है और ये जो है नॉर्मल की तरफ में बेंड कर जाती है। When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends slowly from the normal। तो यहाँ पर लिखा है कि जब लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो जो इसका स्पीड है वो बढ़ जाता है और ये जो है नॉर्मल से दूर चली जाती है। लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। रे ऑफ लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल कर रही है और ऑब्लिकली ट्रैवल करने के बाद में वो वाटर में इंटर करती है लाइट। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? तो ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ में मूव करेगी या फिर नॉर्मल से दूर जाएगी? ऐसा क्यों होगा? नॉर्मल की तरफ अगर आ रही है तो क्यों है और नॉर्मल से दूर जाएगी तो क्यों? आंसर है द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस केस में लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ में मूव करेगी। When a ray of light travels from an optically rarer to medium to an optically denser medium, it gets bent towards the normal। Since water is optically denser than air, a ray of light traveling from air into the water will bend towards the normal। तो लिखा है जब लाइट रे जो है वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो ये जो है नॉर्मल की तरफ में बेंड करती है। और क्योंकि जो वाटर है ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर, तो इस वजह से जो लाइट रे जो है वो एयर से वाटर की तरफ में जब मूव करेगी तो ये है नॉर्मल की तरफ में बेंड कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जब मूव कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी हुई है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय, मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की में कितनी होती है? c, और मीडियम में हमने कंसिडर किया है v। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है? 1.50, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v इज इक्वल टू, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू क्या निकलेगा? c/nm, यानी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है ग्लास का 1.50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट वेलोसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस टेबल से आपको हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास में मटेरियल मीडियम आपके पास में दिया हुआ है, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और इस केस में आपको फाइंड करना है किसका कौन सा हाइयर है कौन सा लोवेस्ट है। तो आंसर है द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, डायमंड का। तो डायमंड का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है, कितना है डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी, तो डायमंड का कितना दिया हुआ है 2.42 और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, एयर का है। एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना दिया हुआ है एयर का दिया हुआ है 1.0003 दिया हुआ है, तो ये लोवेस्ट है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अ मीडियम विच हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा मीडियम जिसमें कि जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी भी होता है या फिर जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टेबल 10.3 that diamond and air respectively has the highest and lowest refractive index। तो यहाँ पर डायमंड के बारे में बताया गया है और एयर के बारे में बताया गया है, तो इसका जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देयरफॉर डायमंड हैज़ द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एयर हैज़ द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। इस वजह से डायमंड का जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ये हाईएस्ट होगा और एयर का लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपके पास 3 सब्सटेंसेस हैं, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। इनमें से कौन सा कहाँ पर लाइट जो है ये फास्टेस्ट वे में ट्रैवल करेगा। ये आपका टेबल दिया है, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में दिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द रिलेशन। तो स्पीड ऑफ लाइट हम कैसे निकालते हैं मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, मीडियम में हमने v से डिनोट किया है। तो हमें v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c/nm। तो v इस यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये इक्वल टू के साइन को आप हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 1/n। इट कैन बी inferred from the relation that light will travel the slowest in the material which has highest refractive index and travel the fastest in the material which has the lowest refractive index। तो यहाँ पर इससे हमें इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि लाइट जब ट्रैवल करती है किसी भी मटेरियल मीडियम में तो यहाँ पर इसका ये जो है काफ़ी स्लो वे में मूव करती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हाई होता है। और अगर ये फास्टेस्ट मतलब किसी मटेरियल मीडियम में मूव करे तो यहाँ पर इस केस में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये काफ़ी लो हो जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 10.3 दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वाटर। तो यहाँ पर सबकी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल में दिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पर फास्टेस्ट मूव करती है, वाटर में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे में मूव करती है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में 2.42 दिया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम v बाय द रिलेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज c/v, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर c क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमंड का 2.42 दिया हुआ है। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय फैक्टर 2.42 कंपेयर्ड टू इट्स स्पीड इन एयर। तो यहाँ पर एयर के कंपैरिजन में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का ये कितना होगा 2.42 हो जाएगा, 2.42 वे में ये रिड्यूस होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।